मार्केट से 10 आप देख पा रहे हैं और इसके अंदर अनुराध सरकार इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं जिनसे हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि बाजार के अंदर इस समय क्या करना चाहिए। अनुरुद्ध, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मोटा मोटी 3-4 बड़ी कंपनीज के नंबर आ चुके हैं सर। HDFC बैंक के आ गए, TCS के आ गए हैं, इन्फोसिस के नंबर्स आ गए हैं ना, ये 4-5 बड़ी कंपनीज के नंबर आ गए हैं। आप इस नंबर में कोई एक्साइटमेंट देख पा रहे हैं या इस पूरी अर्निंग से कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स, पहले वही बताइएगा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सी आई से कि अभी तक जो नंबर्स आए, अगर मैं देखूं, जो दो बड़े हेवी वेट आईटी कंपनीज का नंबर आए, इनफैक्ट इवन यू हैव द नंबर्स ऑफ द विप्रो आल्सो, ब्रॉडली इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। उसमें कुछ बड़ा नेगेटिव सरप्राइज भी नहीं है, कुछ बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज भी नहीं है। जो काइंड ऑफ एविडेंट है विद रिगार्ड टू द वे द प्राइस रिएक्शन हुआ है पोस्ट द नंबर्स। तो मैं बोलूंगा जो आईटी सेक्टर को लेके जो वीकनेस रहा है काफी टाइम तक, आई थिंक वो कंटिन्यू हो रहा है। अगर हम लोग मैनेजमेंट का कमेंट्री भी देखें, इट सीम्स कि अभी भी वो जो पूरा रिकवरी होना था वो इट हैज नॉट येट हैपेंड। बट मैं बोलूंगा अभी इस लेवल से डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म इज इंक्रीजिंग दैट सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में आपको आईटी सेक्टर में रिकवरी दिखेगा। जो दूसरा सेक्टर का बड़ा नंबर्स आया है, जो एचडीएफसी बैंक का नंबर्स आया ओवर द वीकेंड, उसमें भी मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। आफ्टर द लास्ट रिजल्ट्स जो मार्केट को कंसर्न था विद रिगार्ड टू द नंबर्स, आई थिंक वो थोड़ा एड्रेस हुआ है इन दिस क्वार्टर। सो वहां आई वुड से कि थोड़ा कंफर्ट आया कि डाउनसाइड इज काइंड ऑफ लिमिटेड फ्रॉम वेयर द नंबर्स आर टुडे। मैनेजमेंट का कमेंट्री भी दिखा रहा है कि यहाँ से नंबर्स कैन ओनली इंप्रूव मूविंग अहेड। एक जो बड़ा कंसर्न दिख रहा है इन होल बैंकिंग, लाइक सिंस हम लोग एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, पूरे बैंकिंग में जो कंसर्न दिख रहा है इज दैट जो लेंडिंग ग्रोथ है वो काफी स्लो होने वाला है कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट। तो वो लेके आई थिंक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नेम्स, अगर इफ यू कैन मेंटेन योर नेम्स तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आई थिंक वो कंप्रेशन ऑन द नेम्स, द लेंडिंग ग्रोथ में थोड़ा वीकनेस, ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है फॉर द होल बैंकिंग सेक्टर। अनिरुद्ध जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर जरा ये या बताइए, जो दर्शक हैं उनको जरा आइडिया दे दीजिए कि वैल्यूएशन के लिहाज से कौन से सेक्टर्स आपको सस्ते लग रहे हैं और कहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं, महंगे हैं। वैल्यूएशन तो मैं बोलूंगा कि ऐसा भी एक भी सेक्टर नहीं है जहां पे बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट हमको सिर्फ ये देखना है कि वेयर द रिलेटिव वैल्यूएशन इज अट्रैक्टिव। तो मैं बोलूंगा आज के दिन में अगर हम देखें, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, वो एक सेक्टर है जहां पे मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। बेसिकली फैक्टर ये है कि उनमें अगर हम देखें तो हिस्टोरिक के हिसाब से वैल्यूएशन महंगा लगेगा, लेकिन जो आगे का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसमें काफी आई वुड से अर्निंग्स अपसाइड होने वाला है। दूसरा सेक्टर जहां पे आई विल से कि दे हैव अंडर परफॉर्म फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, एक है आई वुड से फार्मा, दूसरा है द स्पेशलिटी केमिकल्स। ये दोनों सेक्टर है जहां पे लास्ट आई वुड से 15 टू 18 मंथ्स में काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, अर्निंग्स का भी वीकनेस था। बट मैं बोलूंगा अगर हम वैल्यूएशन कंफर्ट देखें तो फार्मा एंड केमिकल्स में डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अर्निंग्स ग्रोथ आएगा कि नहीं। अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी दिख रहा है। सो मैं बोलूंगा कि फार्मा और केमिकल्स दो ऐसे सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन रहे हैं, एंड वहां पे आई वुड से वैल्यूएशन कंफर्ट अलॉन्ग विद अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि जो हम लोग ने 2020-21 में जो अर्निंग्स ग्रोथ देखा था इन द केमिकल सेक्टर, वो नहीं आएगा इमीडिएटली बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। बट जो उन्होंने बॉटम मारा है लास्ट 18 मंथ्स में, वहां से डेफिनेटली यू विल सी मच हायर अर्निंग्स ग्रोथ फॉर बोथ ऑफ दीज। ओके, तो केमिकल्स और फार्मा स्पेस में यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। अनुराग जी नमस्कार, मैं सृष्टि भी बात कर रही हूँ। कुछ एक थीम्स जो कि मार्केट में अच्छी तरीके से प्ले कर रही है वो है न्यू एनर्जी थीम, और साथ ही इसमें अगर हम देखें तो पावर और ईवीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप कैसे देखते हैं इस थीम को और कहाँ पे देख रहे हैं आप मौके, क्योंकि ये पूरा डोमेन काफी बड़ा है, इनमें से कोई पर्टिकुलर सेगमेंट आप हाईलाइट करना चाहेंगे? इसमें मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि whenever we talk about EV, उसमें थोड़ा सा हाइप होता है, because you know, if you see what was happening कि with the news of Mr. Elon Musk coming to India, बहुत सारा ऐसे news was floating in the market कि XYZ company will do a tie up with Tesla, XYZ and all। मैं बोलूंगा वो ईवी जो थीम है वो लेके ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को उसके पीछे नहीं भागना चाहिए।
जो बड़ा थीम खेलना चाहिए इज अबाउट एनर्जी, वेदर इट इज द रिन्यूएबल एनर्जी और द ट्रेडिशनल एनर्जी। आई वुड से एनर्जी इज वन बिग थीम जहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, whether it is the traditional companies like your NTPCs of the world, the Tata Powers of the world, मैं बोलूंगा कि because India is growing, यहाँ पे हमारा GDP growth 6-7% होने वाला है, which means that the demand for energy is going to be massive. आज के दिन में जो हमारे पास जो कैपेसिटीज है, that is not enough to cater to हमारा जो डिमांड अगले 5 साल 10 साल में होने वाला है, it is not enough. तो वहां पे बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल है विद इन द एनर्जी स्पेस। कुछ नेम्स है विद इन द रिन्यूएबल स्पेस, बट आई वुड से अगेन वहां पे वैल्यूएशन का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाट वैल्यूएशन इज ओके। तो मैं बोलूंगा कि वन नीड्स टू प्ले द होल एनर्जी थीम। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कुछ कंपनीज है विद इन द ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज जिनका एक्सपोजर टुवर्ड्स द रिन्यूएबल इज आल्सो प्रीटी लार्ज, एंड as of today they are not being valued in the right way. But I would say कि in the coming years वहां पे disinvestment or rather I would say the divestment हो सकता है of that particular entity which is the renewable, वहां पे value unlocking हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज का PNGRB ने टैरिफ में करीब 47% की जो कटौती की है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेंबर गजेंद्र सिंह जो PNGRB के ही मेंबर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा रीजनिंग बताइए सर इस कटौती का। एज एवरीबडी, हम लोग सब जानते हैं कि जो भी हम टैरिफ वर्कआउट करते हैं इसमें कई फैक्टर्स को हम लोग काउंट करते हैं। एक तो ये होता है कि कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा आगे के लिए, बिकॉज जो हम टैरिफ निकाल रहे हैं वो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए निकालते हैं, एंड उसमें प्रोविजन होता है कि 5 साल में हम लोग उसको रिव्यू करें। एक होता है कि उसमें कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा, एंड सेकंड होता है कि उसकी पाइपलाइन का कैपेसिटी कितना है, देन उनका पीछे का जो अपने अर्निंग्स हुआ है उनका, वेदर दोज अर्निंग्स आर एज पर देयर व्हाट दे हैव सबमिटेड और उसको उससे ज़्यादा मिला है। सो कई फैक्टर्स को लेने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, देन वी सी दैट वी वर्क आउट द टैरिफ, एंड इसके लिए एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस को भी फॉलो किया जाता है। बिकॉज एंटिटी को पहले हम लोग उसको एंटिटी अपना सबमिट करता है। जैसे इस केस में आप देखेंगे एंटिटी ने अपना सबमिट किया था 50 रुपीज़ के करीब उन्होंने सबमिट किया था। फिर उसके बाद हम लोगों का इस पे कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, कितना उनका कैपेक्स लगा है, कितना उनका सारे फैक्टर्स को लेके फिर इसको निकालते हैं। इसमें जो डिक्लाइन का जो मेन फैक्टर है वो आप देखेंगे, जो 2018 में जब हम लोगों ने इनका टैरिफ निकाला था उस समय GSPL का कहना था कि हमारा टैरिफ फ्लो होगा 23 मिलियन, हमने उसको कंसीडर किया था 26 मिलियन, लेकिन जो एक्चुअल में हम देख रहे हैं वो 30 के पास निकला। तो उसने कंपनी हैज परफॉर्म वेरी गुड, सो उनका वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा थी तो 30 मिलियन निकाला। तो जो टैरिफ हमने 26 के हिसाब से निकाला था, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो अर्निंग्स उनका बेटर हो गया। अब जब उनका अर्निंग बेटर हो गया एंटिटीज का, तो इस पर्टिकुलर में आप देखेंगे GSPL is what is their business is a regulated business, transmission business, and we see that what is that earnings what we they उन्होंने पिछले सालों में जो अर्निंग्स किया है उसको लेके उसको ट्रू अप करते हैं। तो ये कई फैक्टर्स थे। देन कैपेसिटी उन्होंने अपना 30 मिलियन दिखाया था, पर हम लोगों ने जो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट EIL को रखा था वो सारी कंपनीज के लिए, सारी पाइपलाइन जितनी भी एंटिटीज है सबके लिए हम उनसे एसेस करवा रहे हैं कैपेसिटी। गेल का भी कराया है, GSPL का भी कराया है। तो कैपेसिटी में भी हमने देखा जो 30 मिलियन था उसको 36 मिलियन है, बिकॉज जो 30 मिलियन शुरू में उनका डिजाइन कैपेसिटी था उस पर कई सोर्स कनेक्ट हो गए हैं, नए सोर्स कनेक्ट हो गए हैं, तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट कई ऐड हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे उनके करीब 65 एग्जिट पॉइंट भी कनेक्ट हो गए हैं। तो इन सब को फैक्टर को लेते हुए, सारी चीज़ों को हमने करते हुए देन हम लोगों ने इस टैरिफ को निकाला है। ठीक है गजेंद्र सर, एक बस मेरा छोटा सा सवाल है कि वापस ये 47% का कट है जो कि अपने आप में बड़ा टैरिफ कट है, इसकी रिवीजन हो सकती है वापस में या फिर ये लागू ही है, ऐसा ही समझे हम? इसमें कोई रिवीजन, कोई वापस इधर उधर की बात नहीं?
नहीं, हम लोग क्या नॉर्मली करते हैं, जब हम टैरिफ निकालते हैं तो एवरी 5 इयर्स में देयर इज अ प्रोविजन कि हम उसको रिवाइज करते हैं। लेकिन नॉर्मली इस पर्टिकुलर केस पे आप देखेंगे हम लोगों ने रिवीजन 1 साल के बाद का रखा है, बिकॉज हमको ये लगा कि जो वॉल्यूम इन्होंने बताए हैं एंड वी डोंट हैव एनी रीजन टू डिसबिलीव कि उनको नहीं माने, पर यदि वो एक्चुअल में हमको लगता है वैसा नहीं होगा, कंट्री ग्रोथ कर रही है, वॉल्यूम बढ़ेंगे, और उन्होंने कहा हमारा वॉल्यूम 26 रहेगा, तो 26 और हमने लेके चले हैं 30। यदि कल हमको लगता है कि नहीं इनका वॉल्यूम जो इन्होंने बोला तो 26 ही हो रहा है, ड्यू टू एनी रीजन ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो हमने उसमें एक प्रोविजन रखा है कि आफ्टर 1 ईयर वी विल रिव्यू दिस टैरिफ। गजेंद्र जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए जीएसपीएल के लिए तो टैरिफ रिविजन्स हुए ही हैं, पर क्या गेल को लेकर भी कुछ टैरिफ रिविजन्स हम कुछ समय में आते हुए देख सकते हैं? या गेल का भी हम लोगों ने कैपेसिटी एसेस कराया है, एंड इफ आई रिमेम्बर वेल हम लोगों ने उसको वेब होस्ट भी किया है। वो सब हमने वेब होस्ट करके कैपेसिटी, वहां पर भी डिफरेंस हमको नजर में आ रहा है, क्योंकि जो कैपेसिटी एंटिटीज ने सबमिट किया है और जो अभी निकल के आ रहा है देयर इज अ डिफरेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ये कैपेसिटी के बाद हम एंटिटी को अब बोलते हैं कि आप अपना टैरिफ नंबर निकाल के हमको दीजिएगा डिफरेंट फैक्टर्स को लेके, और करके जब हम करते हैं उसके बाद एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए बुलाते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस में कंज्यूमर साइड से भी लोग होते हैं, एंटिटी साइड से भी होते हैं, अदर एंटिटीज सारे लोग होते हैं। उसके हिसाब से लेते हैं कि जो हम लोगों ने एजम्पशंस लेके चले हैं एंटिटीज में, क्या वो एजम्पशन रियलिस्टिक है या उनसे कहीं पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यदि कहीं पर हमको लगता है कि डिफरेंस है और कई चीजें हैं तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो गेल के केस में भी अभी हमारा वो प्रोसेस शुरू होगा। इट विल टेक अनदर 2 months टाइम, पब्लिक कंसल्टेशन, और ये हम लोगों को टाइम देना पड़ता है। उस करने के बाद ये हम लोग इसको भी वर्कआउट करेंगे।